अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। थर्ड ईयर बीकॉम वालों या एसवाई बीबीए वाले हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, टैक्सेशन पढ़ रहे हो, आज है टैक्सेशन का डे नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, आपने डे नंबर 1 एंड 2 नहीं मतलब देखा होगा तो अच्छी बात, नहीं देखा होगा तो देख लेना। सो फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में हमने बस जस्ट बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की कि टैक्सेशन में कुछ नाम है, फॉर एग्जांपल पर्सन है, असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, असेसी है, ऐसे कुछ नाम है जो हमें यूजुअली डे टू डे लाइफ में हमें काम में आने वाले हैं। डे टू डे मतलब अरे नहीं रूटीन वाले नहीं, टैक्सेशन के डे टू डे लाइफ में। तो टैक्सेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब टैक्सेशन को बोला जाता है कि नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो इसको नेवर एंडिंग सब्जेक्ट क्यों बोला जाता है? अरे इसके लिए क्योंकि एंड नहीं होता, एंड नहीं होता मतलब अपने सिलेबस का हो जाएगा रे, ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज बहुत, मतलब जितने डिटेल में जितने डीप में जाओगे ना आप, उतना सब्जेक्ट बड़ा है। ओके, मतलब लिटरली सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको फॉर एग्जांपल चैप्टर्स कितने हो गए? 6-7 चैप्टर्स है आपको, तो सीए में से 6-7 बुक्स थे, हर चैप्टर पे एक नया बुक, इतना डिटेल में हो तो सिर्फ सीए। भाई अगर कोई स्पेशल टैक्सेशन में जा रहा है, कोई टैक्स बना रहा है, तो टैक्स का कभी बुक देख लेना, एक्ट देख लेना, इनकम टैक्स एक्ट, ओरिजिनल बुक एक्ट का, तो आप समझ जाओगे कि भाई बहुत बड़ा गेम है। ओके, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी जरूरी है। ठीक है, सो बेसिकली हमने जो भी देखा था उसमें एक पार्ट था कि इनकम टैक्स का मतलब मैंने आपको बोला था सिंपली इनकम पे टैक्स, मतलब इनकम कमाया तो उस पर टैक्स पे करेंगे, दैट इज इनकम टैक्स, राइट। सो इनकम कमाने के बहुत सारे जरिए देखे थे हमने, कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं भाई। उसमें बेटिंग भी देखा हमने, लॉटरी देखी, घर रेंट पर देना है, या फिर किसी को प्रॉपर्टी बेच दिया, या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम देखे हमने जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। तो फाइनली उसको कैटेगराइज करके 5 नाम बन गए जिससे बोलते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम या फिर हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, अब ये 5 हेड में से आज स्टार्ट करने वाले हैं एक हेड जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो बच्चों, डे नंबर 3 आज का कंटेंट, सीरीज नंबर 1, मतलब आपके लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसका आज है एपिसोड नंबर 1। स्टूडेंट डोंट मिस एनी ऑफ दिस एपिसोड। लेकिन ये पढ़ने से पहले आज कुछ अच्छा एक थॉट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। भाई समझ जाओ तो बहुत बड़ा है, बस शब्दों का गेम है, इधर उधर घुमाया है। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे चैलेंज को लिमिट करते हैं, नहीं यार मैं ये कर ही नहीं सकता, नहीं यार ये मेरे से होगा ही नहीं, ये मेरे लिए बना ही नहीं, नहीं नहीं इतना क्या करना है सर, टॉप किधर होंगे सर हम, 50-60-60% बहुत हो गए सर, फर्स्ट क्लास, घर वाले खुश है उसमें, तो ज्यादा कुछ कम कर भी नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। हमें सिर्फ पास होना है या फिर परसेंटेज कम लाना है, या फिर लाइफ में जो भी करियर है हम छोटा ही सोचते हैं। मुझे ना बस 20,000-25,000 का जॉब मिल जाए, बस आई एम सेटिस्फाइड इन लाइफ। क्यों भाई? आप लिमिट कर रहे हो आपके चैलेंजेस को। ओके, यू हैव टू चैलेंज योर लिमिट्स। आपके लिमिटेशन जहां पे भी है वहां से आगे बढ़ना है। मैं सर सुबह कुछ भी हो जाए, सुबह 7 बजे के आप पहले आंखें खुलती ही नहीं है, व्हाई नॉट? करो ना खुद को चैलेंज, 5 बजे उठ सकते हो यार, मतलब धीरे धीरे होले होले, एक दिन की बात नहीं है, डायरेक्ट 7 से 5 पे नहीं जाओगे, लेकिन चैलेंज तो करो लिमिट्स को। ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू लिमिट दिस। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी थॉट के साथ करते हैं आज का ज्ञान स्टार्ट। नहीं मतलब ज्ञान तो ये भी ज्ञान ही था, लेकिन टैक्सेशन वाला ज्ञान। चलो तो देखते हैं क्या दिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, आप जो भी टेक्स्ट बुक रेफर करोगे बच्चों, टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका चैप्टर नंबर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आप पब्लिकेशन बाय करोगे वैसे उसका टैक्स टॉपिक का नंबर रहेगा। अगर जैसे मैंने आपको बताया हुआ है गायत्री प्रकाशन, बच्चों गायत्री प्रकाशन का बुक है, इसमें टॉपिक नंबर 3 है। ठीक है,
डोंट वरी अबाउट सीक्वेंस, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे बिलीव किया है टैक्सेशन एज अ ट्यूटर ऑफ टैक्सेशन, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा, डोंट वरी। बस आपको कैसा है, टैक्सेशन नया है ना, तो धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाई जाए वो हिसाब से मैं मेरी सीक्वेंस सेट करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट किया ना तो ऑलरेडी टैक्स को लोग डरते हैं और आप भी डरने लग जाओगे, इसलिए मैं मेरे हिसाब से फ्रेम कर रहा हूं। बट डोंट वरी, आपके सिलेबस का ईच एंड एवरी पार्ट कवर होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम, एग्जैक्टली इसमें होता क्या है देखते हैं। चलो, लिस्ट ऑफ प्रोविजन टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेक्शन 22, सेक्शन 23, सर सेक्शन तो आज तक लर्न नहीं हुए, अब क्या हो गए। इसके पहले इमला देखा था सर हमने, उसमें भी ऐसे कुछ सेक्शन थे, वो भी याद नहीं रहे हमें। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे भी ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके बस एक वेगली रेंज देख लो, 22 से लेकर 27 तक ये सेक्शंस में ये चैप्टर है पूरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें सेक्शन 22 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या, आपको जो इसके अंडर टैक्स चार्ज किया जाएगा या फिर इनकम कैलकुलेट की जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे और फिर उस पर टैक्स लगाएंगे ना, तो टैक्स चार्ज करने के लिए वाला जो सेक्शन है दैट इज चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 23 में, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अभी के लिए आपके लिए सब बाउंसर है, समझा तो मैं 1 मिनट में रीड करके आपको बता दूंगा, लेकिन आपको बाउंसर क्यों है, क्योंकि अभी ये फॉर एग्जांपल एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया, लेकिन उसका मीनिंग ही नहीं पता एनुअल वैल्यू क्या होता है, तो आपको डेफिनेटली नहीं समझेगा। तो टाइम टू टाइम मैं आपको सेक्शन बताते जाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, सर इट इज नेसेसरी कि हमने सब कुछ सेक्शन रट्टा करने हैं, ऑफकोर्स इट इज नॉट कंपल्सरी बच्चों, लेकिन अगर आप सेक्शन लर्न कर लोगे ना तो बाकी जनता और आप इसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा वर्ड लग गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, इसलिए सेक्शन अगर याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, सेक्शन 22 हम देखते हैं, चार्जेबिलिटी सेक्शन है, तो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी मतलब एग्जैक्टली ये टैक्स किसको चार्ज किया जाए, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट कंडीशन देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी इनकम, बच्चों अगर इनकम है तो उसकी कैटेगरी होगी ना कुछ कि ये कौन से टाइप का इनकम है। आपको कैटेगरी वापस एक बार दिखा दूं, हाँ ये देखो ये ग्रीन बॉक्स, पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, थर्ड कैटेगरी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बच्चों किसी भी नाम से इनकम कमाओ, अगर आप देख सकते हो वहां पे येलो कलर में बहुत सारे इनकम हमने लिखे थे, लेकिन कैटेगरी अगर आप देखो तो ये 5 में ही बैठ रहा है, 5 के बाहर तो कुछ नहीं है, ठीक है। और इवन लास्ट हेड का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो तो जनरल हेड है, मतलब जो कहीं पे भी नहीं आएगा अदर सोर्स में आएगा, इसलिए सब कुछ कवर हो ही जाता है। अगर हम बात करें इसमें पॉइंट नंबर 3 की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी इनकम अगर इनकम है तो उसे इनकम फ्रॉम एचपी कब बोला जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब कंसिडर किया जाएगा, उसकी कंडीशन है, जिसकी कंडीशन नंबर 1, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड appurtenant thereto। ओके मतलब क्या स्टूडेंट्स, डोंट वरी, अगर आप फिजिकली क्लास को आ रहे हो तो आपको इसकी प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ज्वाइन तो आपको इसका पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा टाइम टू टाइम स्टोर सेक्शन में ही, ठीक है। स्टोर सेक्शन में अगर आपने कोर्स बाय किया हुआ है तो आप ये टॉपिक ओपन करोगे तो वहां पे आपको नोट्स भी मिलेगा और वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो एनी प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड appurtenant thereto मतलब क्या, appurtenant मतलब कनेक्टेड, ठीक है। अभी ये फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के आगे लैंड होती है ना जहां पे पार्किंग वगैरह करते हैं, एग्जैक्टली कनेक्टेड, तो वो प्लेस वो भी चलेगा, उसे भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में काउंट किया जाता है, ओके। तो इनका कहने का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन सेकंड बॉक्स में दिया है, वो मैं रीड करता हूं फिर वापस एक्सप्लेन करूंगा। सो देखो, रेंटल इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट, vacant plot is not chargeable to tax under income from house property। ओके तो इनका कहना क्या है, हाउस प्रॉपर्टी मतलब एनी प्रॉपर्टी, ओके कोई भी प्रॉपर्टी। पहली बात तो आपके दिमाग में ये भर लो कि हाउस मतलब सिर्फ रेसिडेंशियल नहीं है, यहां पे मीनिंग हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी बिल्डिंग, मैंने किसी को शॉप रेंट पे दिया नो प्रॉब्लम, मॉल दिया, ऑफिस दिया, घर दिया, घर का एक पार्ट दिया, होते हैं ना पीजी, ऐसे आपने सुना होगा गर्ल्स वगैरह हॉस्टल में रहती है, कहां पर रहते हो, पीजी, तो ओनर कहां पर रहते हैं, तो उनसे आंसर सुना होगा आपने,
ओनर नीचे रहते और बाजू से एक रास्ता है, ऊपर के रूम में हम लड़कियां रहती 3-4 गर्ल्स, राइट? वो भी चलेगा, वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि बिल्डिंग चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या है? वो बिल्डिंग होनी चाहिए, ओके? और लैंड एपर्टनेंट देयर टू, या फिर उसको लैंड कनेक्टेड चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। देखो आगे, इसलिए इन्होंने क्या बोला? वैकेंट प्लॉट। वैकेंट प्लॉट, अगर आप नासिक से बिलोंग करते हो बच्चों, आपको डोंगरे वस्ती गृह पता होना चाहिए, ठीक है? या फिर आप जहां जो भी सिटी से बिलोंग करते हो, बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं ना, और वहां पे देखो सर्कस आती है, सर्कस, या फिर एग्जीबिशंस वगैरह आते हैं टाइम टू टाइम बड़े सारे ग्राउंड पे। सो वो जो ग्राउंड है, वो जो प्लेस है, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया है क्या उन्होंने? नहीं सर, वो तो पूरा एम्प्टी रहता है, और जिसको एग्जीबिशन लेना करना है ना, वो पूरा सेटअप करते हैं, राइट? तो वो वैकेंट प्लॉट हुआ। वैकेंट प्लॉट मतलब दैट इज, नासिक का एक एग्जांपल है, डोंगरे वस्ती गृह रेंट पे दिया, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए इनकम आया, क्या वो इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? इनकम फ्रॉम एचपी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ओके? तो देखो, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और अदर सोर्स एज द केस में बी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है रोज का, क्या बिजनेस है? कि लैंड रेंट पर देना। बहुत सारी लैंड लेके रखी है बाप दादा ने, एकदम जोरदार, बाप दादा ही बोलते हैं ना उसको, मतलब पापा ने और दादाजी ने, जो पीढ़ियों से चलती आ रही है प्रॉपर्टी। सो बहुत सारी लैंड लेके रखी है हमने, और मेरा काम क्या है? मैं लैंड रेंट पर देता हूँ, यही मेरा काम है, मतलब ये रोज का काम है, कभी कभी नहीं, रोज का काम है मेरा ये लैंड रेंट पे देना। इसका मतलब ये मेरा बिजनेस बन गया, राइट ना? लैंड रेंट पे रेगुलरली देता हूं, इट मींस ये मेरा बिजनेस बन गया। तो अगर ये बिजनेस होगा तो ये बिजनेस के कैटेगरी में आएगा। मतलब क्या? कौन सा हेड? बिजनेस, पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट और गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इस कैटेगरी में इनकम आएगा, ठीक है? किस चीज का इनकम? वैकेंट लैंड की बात चल रही है बच्चों, खाली प्लॉट, ठीक है? या फिर सपोज मेरा इनकम, ये बिजनेस नहीं है, मतलब एक है मेरे पास लैंड, लेकिन मैं रोज रेंट पे देता हूं, ऐसा कुछ मेरा बिजनेस नहीं है कि मेरे पास 10 लैंड है और रेंट पे देना ही मेरा काम है, ऐसा नहीं है, जस्ट साइड बिजनेस में तो क्लासेस ही लेता हूं ना। लेकिन था एक प्लॉट, मुझे अभी यूज मतलब नहीं करना था, तो मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, तो इनकम तो हुआ ना। तो वो इनकम कहां पे आएगा? अदर सोर्स में। इनकम है, इनकम अंडर अदर सोर्स। स्टूडेंट, पहली बात तो ये समझ लो, अगर इनकम है तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं ठीक है, ये बात दिमाग में ठूस लो। गवर्नमेंट भगवान को नहीं छोड़ती, मैंने बोला ना, मंदिर वालों को टैक्स है भाई, तो आप कौन हो? तो टैक्स तो लगने ही वाला है, बस कैटेगरी कौन सी है वो सोचने की बात है। तो अगर कंस्ट्रक्शन रहा तो हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन नहीं रहा तो अगर मेरा बिजनेस है, क्या चेक किया जाएगा? अगर मेरा वो डेली बिजनेस है तो पीजीबीपी, लेकिन अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्स, लेकिन टैक्स तो है भाई। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट देखो, द असेसी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जिसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी ना, वो ओनर होना चाहिए सर क्या मजाक कर रहे हो? ऑब्वियसली सर, जो प्रॉपर्टी रेंट पे देता है वो तो ओनर ही होता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, एग्जाम्पल चाहिए। चलो ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं। अब ये क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं ना। अभी मेरा क्लासरूम जो है, इसका 10,000 रेंट है, ठीक है? और ये रेंटल बेसिस पे लिया हुआ है, 10,000 रेंट मैं पे करता हूं। हुआ ऐसे ही क्लास ले रहा था, एक दिन बैच चल रही थी और एक टीचर मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सर मैं साइंस के क्लासेस लेना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे क्लासेस ले सकता हूँ? आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम, सेटअप सब कुछ रेडी है, बेंचेस वगैरह है, आपको बस आपकी एडवर्टीजमेंट करनी है, बच्चे आ जाएंगे, उनको भी पता है, उनको फायदा है भाई, पूरा सेटअप है, और कॉमर्स वाले बच्चे आते ही है तो साइंस वाले भी आ ही जाएंगे, कॉलेज भी पास में ही है। तो ये सब सोच के उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप मुझे रेंट पे दे दो। मैंने सोचा ओनर को क्यों बताए ना, ओनर को तो 10,000 रुपये मिल रहा है, उसको क्यों बताए? मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, साइंस वाले क्लास को फॉर एग्जांपल, और उनसे 5,000 रेंट लिया। प्रॉपर्टी है, यस। रेंट पे दिया, यस। इनकम हुआ, यस। हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नो। व्हाई? सेकंड कंडीशन ब्रेक हो रही है, असेसी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो असेसी है, असेसी मतलब कौन? जिस पे टैक्स चार्ज किया जा रहा है। तो मुझे मेरा टैक्सेशन चल रहा है ना, मेरे इनकम की बात चल रही है, तो मुझे टैक्स लगाने के लिए मैं ओनर ही नहीं हूं, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। सर मतलब टेंशन नहीं ना, आपको टैक्स ही नहीं लगेगा सर, कितना भी रेंट लो। अरे नहीं नहीं, टैक्स लगेगा। कैसे? अदर सोर्स में। यहां पे कवर नहीं हो रहा ना, तो अदर सोर्स जिंदाबाद। कहीं पे भी अगर कवर नहीं हो रहा है वो किसी भी हेड में, तो अदर सोर्स लास्ट ऑप्शन होता है, समझ रहे हो? तो यहां पे
आई एम नॉट द ओनर, इसलिए ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। पहला कंडीशन था बिल्डिंग चाहिए, सेकंड है ओनर, देने वाला जो असेसी है वो ओनर होना चाहिए खुद। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी should not be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him। मतलब क्या, मेरा एक ऑफिस है और मैं वो मेरे खुद के सीए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ, तो इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा? नहीं आएगा। अरे कैसे आएगा यार, पहली बात तो मैं तो रेंट ही नहीं लूंगा खुद से राइट। और अगर इनका यही कहना है, अगर खुद की प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आप यूज करते हो तो भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो लेकिन कोई अगर खुद के लिए यूज कर रहा है तो रेंट इनकम ही नहीं आएगा ना, तो ये क्यों दिया है पॉइंट बच्चों? फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मेरा बिजनेस है और बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं मैं। लेकिन क्या होता है, बिजनेस में अगर अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो तो अच्छा खासा टैक्स भी लगता है, टैक्स भी तो अच्छा ज्यादा पे करना पड़ता है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस में ऐसा दिखाया कि मैंने रेंट पेड किया खुद को ही, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इन द आइज ऑफ टैक्सेशन, इन द आइज ऑफ लॉ, पर्सन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है अकेले की, 1% कंपनी जिसको बोलते हैं, और मैंने खुद को ही रेंट पे किया, पर्सनल अकाउंट को। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस के अकाउंट से पैसे गए और मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा है, पर्सनल वाले अकाउंट में, ठीक है। तो ऑन पेपर क्या दिख रहा है, रेंट पे किया है, तो इसकी वजह से हम ज्यादा खर्चा दिखाएंगे और टैक्स कम लगेगा। ऐसा लोग कर सकते हैं, इसलिए, या फिर करते भी होंगे, इसलिए इन्होंने पहले बोल दिया प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। खुद अगर बिजनेस कर रहा है तो फिर वो नहीं चलेगा भाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट यहां पे आपको एक पॉइंट और बता दूं, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, बिल्डिंग चाहिए, सेकंड क्या था, असेसी ओनर, और थर्ड क्या था, असेसी ने खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। बच्चों इसमें बिल्डिंग वाला जो पॉइंट था ना, उसमें याद रखो बिल्डिंग परमानेंट हो या टेम्पररी, दोनों भी चलेगा सर। मतलब क्या, अरे मतलब क्या, मेरे पास प्लॉट था, बड़ा सा प्लॉट, मैंने बोला ना, अरे बहुत है मेरे पास, पैसे भी बहुत है और बिजनेसेस भी बहुत है अपने, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा सा लैंड था और मैंने वहां पे क्या किया, वो शेड होते हैं ना, शेड, पतरे का शेड, ठीक है। तो ऐसे शेड बना लिए, और शेड बनाने के वजह से क्या हुआ, मैं वहां पे रेंट पे दे सका लोगों को। फॉर एग्जांपल शेड बना लिया और पार्किंग के लिए दे दिया, हो सकता है, ठीक है। किसी को कुछ गुड स्टोरेज करने थे वो हिसाब से दे दिया, किसी को गोडाउन चाहिए था तो उसको शेड जस्ट पतरे वगैरह लगा के दे दिया। टेम्पररी सेटअप है, मतलब कभी भी निकाल सकते हैं, टेम्पररी लगा दिया। तो क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? आंसर इज यस, आएगा। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन मतलब सीमेंट की बड़ी बिल्डिंग चाहिए, टेम्पररी भी चलेगा, लेकिन देयर शुड बी सम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, यूज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, खुद के बिजनेस के लिए अगर आपने दिया, यूज किया, तो नॉट चार्जेबल अंडर एचपी। हाँ भाई, हमने ऊपर देख लिया, तीसरे पॉइंट में यही दिया था कि एचपी में नहीं आएगा, खुद के बिजनेस के लिए यूज किया तो। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। अब ये सबलेटिंग है क्या, याला मराठीत म्हणतात पोट भाडे करू, सब टेनंटला म्हणतात, सब टेनंट, ठीक है। सो सबलेटिंग मतलब क्या, मैंने एग्जांपल दिया बच्चों आपको एक क्लास का, क्लास मेरा खुद का है क्या? नहीं, क्लास मैंने रेंट पे लिया है, तो मैं कौन हो गया, टेनेंट। जो देने वाला है मुझे वो कौन है, ओनर, और मैं बन गया टेनेंट। ज्याला मराठीत भाड्याने रे, सॉरी, हाँ भाडे करू ठीक है। सो भाडे करू म्हणतो आपण त्याला मराठीत। सो देने वाला ओनर, मैं हूं टेनेंट, और मैंने दूसरे सर को, साइंस वाले सर को रेंट पे दिया, तो मैंने रेंट पे लेके रेंट पे दिया, लेटी मतलब सामने वाले ने मुझे लेट आउट किया और मैंने सामने वाले को लेट आउट किया, इसे बोलते हैं सबलेटिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा सबलेटिंग तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। सो इन्होंने दिया है नॉट चार्जेबल अंडर एचपी, ओके। बच्चों सिर्फ नॉट चार्जेबल कहीं पे भी नहीं लिखा, सिर्फ नॉट चार्जेबल नहीं लिखा है, नॉट चार्जेबल अंडर एचपी मतलब सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में नहीं आएगा, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। आगे डीम्ड ओनर। अभी डीम्ड ओनर क्या है, डीम्ड मतलब एज्यूम टू बी, ओके, और ओनर मतलब आपको तो पता ही है, ओनर मतलब जो मालिक होता है। तो किसको मालिक, किसको ओनर समझा जाएगा, तो देखो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट देखो
इंडिविजुअल हु ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा इंडिविजुअल जिसने प्रॉपर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज और हर स्पाउस और माइनर चाइल्ड। ओके, अब पहले तो आपको एग्जांपल देता हूं और फिर ये पॉइंट पे आता हूं, मतलब आपको जल्दी समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एक पर्सन है, ठीक है, तेरे नाम का कट है भाई का, समझ लो, भावना समझो बच्चों, ड्राइंग्स मेरी बहुत विचित्र है। अगर ड्राइंग्स का ऑप्शन होता ना, उर्दू भी होता, कोई भी लैंग्वेज होता, जर्मन भी होता, तो मैं वो ले लेता था स्कूल टाइम में भी, लेकिन ठीक है, तब हो गए पास, चलो अब तो सीए भी बन गए। सो हाँ, ये उनकी वाइफ है। अब वाइफ कैसे निकालोगे? हाँ, टिकली, हाँ ये टिकली लगा दी, ठीक है। सो ये है उनका हब्बी और ये है उनकी वाइफी, वाईफाई नहीं, वाईफाई जास्त होऊन जाईल थोड़ा, वाइफी रखते हैं, ठीक है। नाउ तो ज्यादा नाम नहीं ले सकते ना, सोना, बेबी और बहुत कुछ होता है आजकल, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, ठीक है। या फिर इनका एक छोटा सा चाइल्ड है, हाँ छोटा है ना, इसलिए छोटा ड्रॉ किया मैंने। तो ये छोटा चेतन उनका माइनर चाइल्ड, जिसका एज अभी फॉर एग्जांपल 14 ईयर्स है, 14 साल का बच्चा है। अब हस्बैंड जो है ये मतलब ऐसा समझो कि मेन अर्निंग पर्सन है फिलहाल, फैमिली में जो अर्निंग पर्सन है वो हस्बैंड है, ठीक है। अब इनका अर्निंग सोर्स क्या है? इनका अर्निंग सोर्स है कि ये बिजनेस करते हैं और बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए पर साल तो कमा ही लेते हैं, ओके। और रेंट, इन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, एक शॉप रेंट पे दिया है, जिससे साल भर में 6 लाख रुपए रेंट आता है, 50,000 रुपए महीना, मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो 6 लाख रुपए रेंट आता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा, मतलब यही समझो दो टाइप के इनकम है, बाकी तो एग्जांपल बहुत बड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन के 10 टाइप के इनकम भी हो सकते हैं ना, लेकिन चलो मैं एक ही एज्यूम कर रहा हूं, ये दो है बस, एक बिजनेस का इनकम और रेंट इनकम। तो टोटल टैक्स कितने पे लग रहा है? 26 लाख रुपीज पे, 26 लाख रुपीज पे टैक्स लग रहा है, राइट। और बच्चों आपको बता दो, इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या? मतलब ऐसा, और वैसे तो इतना लेटेस्ट अगर लेक्चर लू मैं, आज 1 फरवरी 2021 है बच्चों, और आज आने वाला है बजट। याद रखो, फरवरी के फर्स्ट डे पे आता है बजट, इनकम टैक्स का बजट। अब अगर बात करें 1 फेब 21 की, मतलब अगर आप लेक्चर दूसरे दिन देख रहे हो तो समझ जाओ ये लेक्चर कब रिकॉर्ड हुआ था, 1 फेब 2021 को, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल ईयर आएगा कौन सा रहेगा? 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22, मतलब नेक्स्ट ईयर ना। बजट का मतलब मैंने आपको बोला उस दिन बच्चों, अंदाज करना, एस्टिमेट करना, मतलब नेक्स्ट ईयर का बजट अभी निकालेंगे ना, फ्यूचर प्लानिंग है। सो ये साल में 21-22 में टैक्सेशन कैसा रहेगा वो आज डिसाइड होगा, 1 फरवरी 21 को डिसाइड, मतलब डिक्लेयर होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कुछ बना लिया होगा, आज मिनिस्ट्री के सामने, पूरे मीडिया के सामने सबको ये डिक्लेयर किया जाएगा कि बजट क्या है, ओके। तो बजट की स्ट्रेटेजी, मतलब अलग अलग टैक्सेशन रेट होते हैं। सो ओवरऑल मैं आपको जस्ट टैक्सेशन के रेट की एक आइडिया दे दूं। फॉर एग्जांपल 0 to 5 लाख अगर आप इनकम कमाते हो तो आपको 0 टैक्स लगता है, ठीक है, 0%, क्योंकि आप पुअर क्लास हो ना बच्चों, 5 लाख तक कमाना, मतलब ऐसे ज्यादा टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता। सो 5 lakhs to 10 lakhs अगर आप कमाते हो, मतलब उसमें भी एक्चुअली स्लैब से अलग अलग, जस्ट अ सेकंड, स्लैब तुरंत देख लेते हैं। इनकम टैक्स स्लैब कौन से साल का देखना है हमें? AY, यस 2021 ना, नहीं 21-22 एप्लीकेबल है हमें, ठीक है। तो इस साल का, मतलब ये हम डिटेल में सीखने वाले हैं बच्चों, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं शॉर्ट में। तो टैक्सेशन का फंडा कैसा होता है? हाँ, ये रहा टैक्सेशन का किस्सा। अरे तू छोटा हो जा रे, हाँ ये हुई ना बात, ओके। तो देखो बच्चों,
वो जो पर्सन है, मेन पर्सन, वो 26 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो देखो अगर 5 lakhs to 7.5 lakhs इतने तक इनकम रहा, 10% है। सर इधर तो 0 to 5 lakhs का दिया ही नहीं। अरे इसलिए नहीं दिया क्योंकि टैक्स ही नहीं ना। 0 से लेकर 5 लाख तक 0% टैक्स है, समझ गए। 7.5 लाख तक रहा तो 10%। अगर आप 7.5 लाख से ऊपर गए 10 लाख तक तो 15% टैक्स है। 10 लाख से ऊपर गए तो 20% टैक्स है। और अगर 12.5 लाख से 15 लाख कमा रहे हो तो 25% टैक्स है, ठीक है। और इसके ऊपर होता है 30% टैक्स। तो मान लो सीधी बात, ये पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, 26 लाख रुपए। ये हबी देख रहे हैं, हबी की इनकम 26 लाख है। तो ये कौन से कैटेगरी में गए, टैक्स कितना रहेगा, हाईएस्ट 30% टैक्स, डायरेक्ट 30% का टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ बच्चों, ओके। तो अब इन्होंने क्या किया, झोल किया। क्या किया, झोल। इन्होंने सोचा यार इतना टैक्स तो भरना नहीं है, गवर्नमेंट को इतना भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी वाईफाई के नाम पे कर दी, ओके। इनके वाइफ जो है, इनकी वाइफ का बर्थडे था और बर्थडे के दिन बर्थडे में क्या दे दिया, डायरेक्ट घर प्रॉपर्टी की चाबी दे दी, ये प्रॉपर्टी तेरी। ओहो हो, वाइफ कितनी खुश थी वो तो बात अलग है। हाँ, उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने सेलिब्रेशन किया, हाँ वो एटसेट्रा, आप समझ लो भावनाएं। अब हुआ ऐसा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। प्रॉपर्टी थी फॉर एग्जांपल 60 लाख रुपीस की, ओके। तो ऑब्वियसली वाइफ से थोड़ी पैसे लेंगे भाई। अगर वाइफ से प्रॉपर्टी के पैसे लिए तो समझ लो अगले दिन से खाने के वांदे, खाने को नहीं मिलेगा। घर रहेगा, घर तो गया, प्रॉपर्टी को वो तो गया, घर तो गया, पैसे भी मिले, लेकिन खाने को मिलेंगे नहीं भाई, होटल का खाना पड़ेगा, उससे आगे घर में रहने को भी नहीं मिलेगा अगर वाइफ से पैसे लिए तो, ठीक है। तो हस्बैंड ने क्या किया, 60 लाख का घर वाइफ को फ्री में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा दे सकते हैं, ऑफ कोर्स बच्चों दे सकते हैं, ब्लड रिलेशन है ना, हस्बैंड टू वाइफ। अरे भाई अंबानी जी अगर उनका जेट, प्राइवेट जेट प्लेन दे सकते हैं उनकी वाइफ को, नेताजी को घूमने के लिए, जाए बाजार घूमने जाना है, सपोज कुछ कोथंबीर टमाटे बटाटे घेऊन यायचे, जाए भाई प्राइवेट जेट आहे, आपला काही टेन्शन नाही, फिरून ये, ठीक है। तो भाई प्रॉपर्टी कितनी भी दे सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टैक्सेशन में हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी दे दी, इसका इंटेंशन एक तो ये था, वाइफ हो गई खुश, 2-4 साल तो खुश रहेंगी स्टार्टिंग के, ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा झगड़ा वगैरह, 2-4 साल तो खुश रहेगी। और दूसरा, टैक्सेशन के हिसाब से अगर आप देखो ना, तो ये 6 लाख रुपए जो इनकम था, रेंट का इनकम, ये किसके नाम पे जाएगा, ऑफकोर्स वाइफ के नाम पे। तो मैंने मतलब ये हस्बैंड ने क्या किया, वो टेनेंट जो था जिसके पास प्रॉपर्टी, उसको बोला कि अब मेरे नाम का चेक मत दे भाई, मेरे वाइफ के नाम का चेक देना, क्योंकि अब प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है। तो सामने वाला बोले ठीक है ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी के भी नाम पे हो, मुझे 50,000 पर मंथ मतलब 6 लाख रुपए देना ही है। अब ये 6 लाख रुपए वाइफ की इनकम हो गई, एंड वाइफ इज हाउस वाइफ, ठीक है, मतलब टोटली उनका इनकम 0 है, कहने का मतलब बाकी कुछ अदर सोर्स से इनकम नहीं है। सो सिंस ही इज हाउस वाइफ, इनकम इज 0। अब ये 6 लाख रुपए उनका इनकम हो गया। 6 लाख रुपए पे टैक्स कितना लगेगा, या फिर चलो 5 लाख एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं बताने के पहले ही समझ जाएगा कि सर क्या, कहां पे हमको पहुंचाना चाहते हैं। ये 25 लाख और वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, सपोज इन्होंने 5 लाख रेंट इनकम वाइफ को मिलेगा। देखो बच्चों 5 लाख तक इनकम टैक्स कितना है, अरे 0 है ना ढोकलो, ये 5 लाख से आगे 10% है ना, तो 5 लाख तक टैक्स कितना है, 0। अगर वो हस्बैंड के इनकम में दिखाते तो 30% का टैक्स लग रहा था, डायरेक्ट 30, क्योंकि वो 20 लाख के भी ऊपर गए ना, 15 लाख के ऊपर गए, टैक्स स्लैब इतना हायर हो गया कि टैक्स डायरेक्ट 30% लग रहा था। बच्चों मुझे बताओ 5 लाख का 30% कितना आएगा, $1,50,000, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर ये हस्बैंड इनकम खुद का दिखाता तो उसमें मतलब उसमें और भी झोल होता है बच्चों, एजुकेशन सेस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, मैं वो नहीं बता रहा हूं फिलहाल। 30% का टैक्स अगर लगाते हैं हस्बैंड को तो वो लग रहा था 1.5 लाख। अब वाइफ का इनकम 5 लाख है ना, तो 5 लाख को तक तो टैक्स 0 है, तो इसको टैक्स कितना लगेगा, नो टैक्स सर, 0 रुपीज। अरे डायरेक्टली 1.5 लाख से नो टैक्स पे पहुंच गए, 1.5 लाख का फायदा, एक नंबर। इसको बोलते मजा, इसको बोलते टैक्सेशन, साला टैक्स भरने का ही काम ही नहीं। लेकिन बच्चों जो टैक्स बनाने वाले थे ना, उनको भी वाइफ थी जो टैक्स बनाने वाले थे फाइनेंस मिनिस्टर, उनको भी वाइफ थी और उनको भी पता था कि लोग क्या झोल कर सकते हैं। इसलिए चोरी करने वाले चोरी नहीं कर सकते
जब टैक्स बनाने वाला ही चोर हो जाए, राइट? तो उन्होंने क्या किया, डीम डोनर नाम की कंसेप्ट निकाली। डीम डोनर में क्या है देखो, आई एम रीडिंग दिस अगेन। हाँ, ये देखो फर्स्ट लाइन में रीड कर रहा हूं, ए पॉइंट, एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी, मतलब उस इंडिविजुअल को हम ओनर कंसिडर करेंगे हु ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज और हर स्पाउस। स्पाउस मतलब लाइफ पार्टनर, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होते हैं, और टू माइनर चाइल्ड या फिर माइनर चाइल्ड को। सो सपोज इन दोनों में से एक तो इन्होंने सपोज प्रॉपर्टी ट्रांसफर की वाइफ को या फिर अपने छोटे बच्चे को, तो भी इनकम टैक्स पर्पस के लिए ओनर किसको कंसिडर किया जाएगा, हबी को, और हबी से ही टैक्स वसूल किया जाएगा, उसी के इनकम में ऐड किया जाएगा। ओके, तो डीम्ड ओनर मतलब किसको ओनर कंसिडर किया जाएगा, तो इनकम टैक्स बोलता है अगर हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बिना पैसे लिए, फिर भी हम इनकम टैक्स पर्पस के लिए हस्बैंड को ही ओनर कंसिडर करेंगे। ठीक है भाई, इतना प्लान किया, सब कुछ फेल। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, द होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ एचपी हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अब ये इम्पार्टिबल एस्टेट क्या है बच्चों, अगर आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त की स्टोरी बोलता हूं आपको। सिटी में, अभी मैं तो सिटी में रहता हूँ और मेरा दोस्त भी, मैंने उसको ऐसे बोला, यार तुम्हारी गांव में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है क्या? अरे हाँ है ना, बोले हमारी गांव में एक बड़ा सा घर है, खेती भी है हमारी। मैंने बोला फिर वो घर किसके नाम पे है? अरे वो मत पूछ यार तू। मैंने बोला अरे नहीं यार बता, मुझे सुनना है यार, आपका ही होगा ना घर, इतना बड़ा घर है। अरे बोले घर तो बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि उसमें है ना 6 भाइयों के नाम लगे, मेरे पापा है, चाचा, अंकल, ऐसे सब कुछ करके 6 लोगों के नाम लगे उस घर को। मैंने बोला फिर? अरे बोले इसलिए अब तक वो डिवाइडेशन नहीं हुआ, इसलिए समझता भी नहीं वो घर किसका है। मैं बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है, वो तो समझेगा तब की बात, लेकिन अब उसका ओनर कौन है, उसको कौन संभाल रहा है? अरे तो हम तो आ गए अभी सिटी में, हमारे एक अंकल जी है, वो अभी भी गांव में रहते हैं, वो अंकल ही घर संभालते हैं और हमने रेंट पे दिया है वो। ओके, तो अब रेंट का जो इनकम है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि 3 लाख रुपए इनकम आया, उस प्रॉपर्टी रेंट पे देके साल भर में 3 लाख रुपए इनकम आया। मैंने बोला फिर ये 3 लाख इनकम किसका होता है? मैंने बोला 6 लोगों में बांट लेते होगे ना आप? बोले हाँ 6 लोगों में उन तो बांट लेते हैं, लेकिन टैक्स तो सिर्फ अंकल को भरना पड़ता है। मैं बोला ऐसा कैसे? इनकम बांटोगे तो टैक्स अंकल को कैसे? क्योंकि अंकल को टैक्स इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स ने क्या बोला है, द होल्डर ऑफ, होल्डर मतलब केयर टेकर, जो प्रॉपर्टी की ध्यान रखता है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी है अभी अंकल जी के पास है, द होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, तो उन्हीं को ओनर कंसिडर किया जाएगा। मैं तो 3 लाख को 6 लोगों में बांट देंगे तो 50,000 बोले तो टैक्स लगेगा ही नहीं किसी को। ओके, तो जो होल्डर है इम्पार्टिबल एस्टेट का उसको टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या एओपी टू हुम बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड। ओके बच्चों, अगर आप किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, होता है बच्चों, इवन आई एम लिविंग इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नाउ, तो उस सोसाइटी का नाम है उमिया श्रद्धा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, 13 फ्लैट है हमारे सोसाइटी में। अब वो सोसाइटी में जो ओनर है, वी आर टेनेंट एक्चुअली, तो जो ओनर है, ओनर के केस में अगर बात करें हम, उनको है ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की है उन्होंने, और उनको एक यूनिट दिया जाता है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के यूनिट्स दिए जाते हैं, शेयर्स दिए जाते हैं, और शेयर्स, एक शेयर मतलब एक घर, समझ रहे हो? लेकिन अगर ऑन पेपर आप देखो ना, एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनर होती है। फॉर एग्जाम्पल 13 लोग हैं, 13 लोगों ने फ्लैट खरीद लिए, तो अब वो रिस्पेक्टिव सब लोग ओनर हो गए, रियलिटी में ओनर हो गए, खुद को ओनर ही समझते, ओनर के हिसाब से घर भी यूज करते, मॉडिफाई करते, सब कुछ कर सकते, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखो लीगली कोऑपरेटिव सोसाइटी ही ओनर है। तो सर वो प्रॉपर्टी का जो इनकम रहेगा, सपोज रेंट पे दिया, तो किसको चार्ज करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी को? नहीं, उन्होंने बोला ना अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको उन्होंने मेंबर है, जिनको शेयर्स दिया हुआ है, जो बिल्डिंग अलॉट की हुई है, वही उन्हीं को ओनर कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, बिल्डिंग्स और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉइज। ओके, मतलब होता है ना बच्चों क्वार्टर, अरे नहीं वो वाली क्वार्टर नहीं रे, आप बच्चों टीवाई में फाइनल ईयर में पहुंच गए, मतलब ऐसे क्वार्टर करेंगे, ऐसा मत करना। ओके, घर वालों की बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो ये वाली क्वार्टर बाजू में रख के, ये वाली मतलब घर वाली क्वार्टर के बारे में बात करते हैं हम। बच्चों आपने नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सुना होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय
कहाँ पे रहते हो? अरे वो क्वार्टर अलॉट किए गए हमें, मतलब गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है या फिर ऑफिसेस है, तो ऑफिसेस के भी कैंपस में कभी पे 2-5 मिनट पे कैंपस होता है, वहां पे बहुत सारे घर होते हैं गवर्नमेंट के, और बोला जाता है कि ये आपका क्वार्टर है, आपको अलॉट किया गया, यहीं पे आपको रहना खाना रहेगा, राइट? तो घर अगर अलॉट किया, और सपोज वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसने क्या किस्सा किया, उसको नहीं भाई वो तगड़ा सैलरी मिलता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी भी तगड़ा, टेबल के ऊपर से भी और टेबल के नीचे से भी ऐसी बातें हम लेक्चर में नहीं करेंगे। तो उनको वो घर पसंद नहीं आया, तो उनको दूसरा फ्लैट लेना है, ठीक है? तो उन्होंने सोचा ये घर का क्या करे, ये तो मिला है ना ऑलरेडी, ये दूसरे को रेंट पे दे देते हैं, गवर्नमेंट को वापस देके क्या फायदा ना, हमें तो मिला है ना घर, हमारा उस पे पूरा राइट है। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने क्या किया, वो किसी को रेंट पे दे दिया और वो दूसरी जगह पे गया रहने के लिए। तो रेंट किसको चार्ज कर, टैक्स किसको चार्ज करेगा? सो देखो दिया हुआ है, रेंट कलेक्टेड फ्रॉम सच बिजनेस is accessible as income from business and not as income from house property। और अगर आप स्टाफ क्वार्टर अगर बनाया आपने या फिर आप किसी को दे रहे हो, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। एक तो बिजनेस का इनकम, नहीं तो अदर सोर्स का इनकम कंसिडर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट। अब कंपोजिट लेटिंग मतलब क्या बच्चों? आपने वेल फर्निश्ड घर सुना है? यस, वेल फर्निश्ड, उसका मतलब क्या होता है? अरे सर ऑब्वियसली सर, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी रेडी है, बहुत सारी चीजें होती है सर, मतलब कहीं कहीं पे टीवी होता है, सोफा होता है, कबर्ड, मतलब लिटरली सर कुछ घर तो ऐसे होते हैं कि बस कपड़े लेकर जाओ, कपड़े और बर्तन, बाकी सब रेडी है, होता है ना ऐसा, उससे बोलते हैं वेल फर्निश्ड फ्लैट। वेल फर्निश्ड बोलो, सेमी फर्निश्ड बोलो, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो ऐसे भी फ्लैट रेंट पे मिलते हैं। तो ऐसा फ्लैट अगर रेंट पे लिया, या लिया नहीं, फिलहाल देने की बात करते हैं, इनकम की बात चल रही है ना, रेंट पे दिया तो क्या होगा? सो देखो, not chargeable under house property but it is taxable under income from other source if it is inseparable। मतलब क्या? चलो आपको एग्जांपल अच्छा वाला दिखाता हूं एकदम। वेल फर्निश्ड फ्लैट, अरे पुणे बिने नहीं चाहिए हमें, बस घर चाहिए। हाँ ओके बच्चों, मान लो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? अरे मानो तो सही, मानने को क्या जा रहा है, ऐसा फील भी अच्छा होता है ना मुझे, ठीक है? ये प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे दी, मतलब जस्ट सोचो बच्चों, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, अगर ऐसी प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे होगी? सो बैक टू द पॉइंट, ये प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे दी, ठीक है? रेंट कितना आ रहा है? 25,000 रुपए। डिजर्व करता है भाई, इतना वेल फर्निश्ड फ्लैट है, 25,000 रुपए रेंट आ रहा है। अब मुझे किसी ने पूछा, सर आप ये जो रेंट मिल रहा है आपको 25,000, इसमें से घर का रेंट कितना है और फर्नीचर का रेंट कितना है? ठीक है, सो सपोज वेल फर्निश्ड फ्लैट जो है उसमें फर्नीचर का रेंट और हाउस का रेंट, अगर मैं बोल सका कि फर्नीचर के नाम पे मैंने 10,000 लिए और वो घर जो है उसका 15,000, मतलब ऐसे में 25,000 रुपए रेंट ले रहा हूं, ठीक है? अगर मैं ऐसा सेपरेट कर सक रहा हूं तो हाउस वाला जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा और फर्नीचर का जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि वो घर नहीं है ना, घर थोड़ी रेंट पे दिया है, फर्नीचर वाला रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसा सेपरेट नहीं बोल पाया, मतलब मुझे इतना ही पता है टोटल रेंट 25,000 है भाई, मैं ऐसे सेपरेट थोड़ी बता सकता हूं, फर्नीचर भी तो घर का पार्ट है ना, वो परमानेंट कर दिया है, तो ऐसे में नहीं पता मुझे। अगर वो इनसेपरेबल है, मतलब मैं सेपरेटली बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूं, तो पूरा का पूरा 25,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी नहीं आएगा। तो अगर कंपोजिट लेटिंग आउट बोलते हैं इसे, कंपोजिट लेटिंग आउट मतलब प्रॉपर्टी भी है और उसके साथ फर्नीचर वगैरह भी है, अगर आप सेपरेट कर पा रहे हो रेंट, तो हाउस रेंट जितना है घर का वो एचपी में आएगा और बाकी का जो है वो अदर सोर्स में आएगा। और अगर हम सेपरेट नहीं कर सके तो पूरा का पूरा रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट्स ये था ट्रेलर। किस चीज का ट्रेलर था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा ये समझने का। और डीम्ड ओनर मतलब अगर ओनर मतलब ऑन पेपर कोई दूसरा भी है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए किसको ओनर कंसिडर किया जाएगा, इसलिए हमने डीम्ड ओनर वाली कंसेप्ट देखी। बाकी पार्ट चुन चुन के देखते रहेंगे, बस मिलते रहो ऐसे ही हर एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए देखते रहिए KKCA। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।